हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का इंट्रोडक्शन और उसके नेचुरल मेथड्स। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन के, उसमें क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं या जो कॉमन लोग होते हैं वो अपने यूज के लिए या अपनी सुविधा के अनुसार जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जो एक पावर है प्लांट्स के पास, उसका यूज करते हैं। फार्मर्स या फिर नॉर्मल लोग उस चीज का यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट का कोई भी सोमेटिक पार्ट लेते हैं और उस पार्ट से हम नए प्लांट्स को उगवाते हैं, है ना, ग्रो करवाते हैं। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। इसमें वो सब मेथड्स आते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अपनी इच्छा से करवाते हैं। प्लांट खुद नहीं करता है, हम लोग करवाते हैं। हम प्लांट में इंड्यूस करते हैं कि वो क्या करें, नया प्लांट उगाएं, और इसमें हम सोमेटिक पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स के। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखो, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराया जाता है। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है यूज ऑफ स्पेशल वेजिटेटिव ऑर्गन्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लांट्स के जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी जिनसे प्लांट खुद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है, उनको लेते हैं और उनसे हम क्या करते हैं, नए प्लांट्स ग्रो करवाते हैं। अब और भी मेथड्स हैं, जैसे कि हम लोग कटिंग से करवाते हैं, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये और भी कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में आगे हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यूज ऑफ स्पेशल वेजिटेटिव ऑर्गन्स के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या चीजें यूज होती हैं। तो देखो, सबसे पहले राइजोम्स, जिनके बारे में हम जानते ही हैं। अदरक यानी जिंजर में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसमें क्या होता है कि जिंजर के ऊपर जो छोटे छोटे राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो सॉइल की संपर्क में आते हैं यानी कांटेक्ट में आते हैं, तो वो नया जिंजर का प्लांट बनाते हैं। तो उसी चीज का यूज हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, राइजोम्स का इस्तेमाल करते हैं। राइजोम के पीसेस को लेते हैं या राइजोम्स को छोटे छोटे पीसेस में करते हैं। राइजोम को लेते हैं और राइजोम को लेने के बाद हम खुद से उसको सॉइल में दबाते हैं या सॉइल में उसको क्या करते हैं, दबा देते हैं, और वहां से ही क्या होता है, एक राइजोम एक नए प्लांट को जन्म देता है ना। तो इस तरीके से होता है। तो राइजोम का हम इस्तेमाल करते हैं। राइजोम का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल में भी, वो जिंजर ही है। ठीक है, जिंजर के प्लांट कई बार हम आर्टिफिशियली राइजोम्स का इस्तेमाल करके ग्रो कराते हैं। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है ट्यूबर्स। देखो, आर्टिचोके और पोटैटो हमने ट्यूबर्स में पढ़ी थी ये चीज, आर्टिचोके और पोटैटो। तो क्या करते हैं हम लोग, पोटैटो या आर्टिचोके जो होता है उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं, पोटैटो के भी छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। पीसेस करते टाइम हम ये ध्यान रखते हैं कि हर एक पोटैटो के पीस पर एक बड या एक आई होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखते हुए हम उन पीसेस को सॉइल में डंप कर देते हैं। सॉइल में उसको क्या कर देते हैं कि थोड़ा मिट्टी को खोद के उसके अंदर दबा देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं ना। जिस तरीके से पौधा लगाते हैं उसी तरीके से हम इसमें करेंगे, और थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि हर एक पोटैटो के पीस से एक पौधा निकल आएगा पोटैटो का। तो ये एक तरीका होता है, हम लोग यूज करते हैं इसको पोटैटो उगाने के लिए। थर्ड है क्रॉम्स। क्रॉम्स का एग्जांपल है क्रोकस और ग्लैडियोलस। ठीक है, तो इसमें भी यही करते हैं, क्रॉम्स को हम आर्टिफिशियली यूज करते हैं, सॉइल में लगाते हैं और ये बन जाते हैं प्लांट्स इसके नए। फोर्थ हमारा है बल्ब्स या बल्बलेट्स। तो बल्ब्स या बल्बलेट्स में भी हम क्या करते हैं, एक बल्ब को लेते हैं, मतलब जो ये प्लांट होते हैं, प्लांट के बल्ब्स को हम लेते हैं। ठीक है, उसको हम सॉइल में इम्प्लांट करते हैं और उसी से ही नया पौधा बनता है। ठीक है,
तो बल्ब्स का एग्जाम्पल है नैर्सियस और बल्बलेट्स का एग्जाम्पल है गार्लिक या फिर लिलीज। कुछ लिलीज में भी हम बल्बलेट्स का इस्तेमाल करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। अब बच्चों ये बात ध्यान रखना कि हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बात करें, यानी इन सब को हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फार्मर्स इस्तेमाल कर रहे हैं आर्टिफिशियली प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए, ठीक है। नेचुरली ये चीज नहीं हो रही है। फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ टाइप है स्टोलोन्स। तो स्टोलोन्स भी ऐसे ही हैं कि स्टोलोन्स को हम लेते हैं प्लांट से और उसका इस्तेमाल करके हम स्ट्रॉबेरी जैसे प्लांट्स को उगाते हैं। स्ट्रॉबेरी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद सिक्स तरीके का जो आते हैं वो आते हैं सकर्स। सकर्स में भी हम ऐसे करते हैं, सकर्स हमने नेचुरल में भी पढ़ा था, तो सकर्स का इस्तेमाल भी हम ऐसे करते हैं कि सकर्स को लेकर हम क्या करते हैं, पौधे उगाते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है मिंट। उसी तरीके से फ्लैशी रूट्स, फ्लैशी रूट्स कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट जो होती हैं वो फ्लैशी होती हैं। वहां पर हम क्या करते हैं कि इन रूट्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, नया प्लांट बनाते हैं। जैसे कि फ्लैशी रूट्स होते हैं, तो फ्लैशी रूट्स का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो और डहेलिया। तो स्वीट पोटैटो जैसे कि हम जानते हैं, स्वीट पोटैटो हम खाते भी हैं। तो स्वीट पोटैटो जो होता है एक फ्लैशी रूट ही होता है वो एक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें नया पौधा उगवाना है स्वीट पोटैटो का, तो हम उस स्वीट पोटैटो को ही मिट्टी में गाड़ देते हैं, तो वहीं से एक नया पौधा निकल आता है। उसी तरीके से डहेलिया में भी हम ऐसा करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बुलबिल। तो कुछ प्लांट्स हैं जिनके बुलबिल का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, नए प्लांट को उगवाते हैं। इसके एग्जाम्पल है पाइनएप्पल और साइकस। तो इस तरीके से ये कुछ स्पेशल वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग नए प्लांट्स उगवाते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। तो आगे अब हम बात करेंगे कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं लेयरिंग के बारे में। तो लेयरिंग की प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, लेयरिंग यानी किसी चीज की लेयरिंग हम कर रहे हैं, किसी चीज पे हम लेयरिंग कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में देखो क्या होता है, इस प्रोसेस में जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं ये एक हमारा प्लांट है, ठीक है। ये उस प्लांट की शूट है, स्टेम है, यहां से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, इनको बोलते हैं बेसल ब्रांचेस, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक ब्रांच को हम लोग लेयरिंग प्रोसेस में हम एक ब्रांच को एक पोर्शन से ऐसे करके कट कर लेते हैं ना, थोड़ा सा कट नहीं करते हैं, थोड़ा सा उसमें इसको छिल लेते हैं ना, इस तरीके से छिल लेते हैं थोड़ा सा, उसके ऊपर से थोड़ी सी कवरिंग उसकी हटा देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इस ब्रांच को हम, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी सॉइल है, इस बेसल ब्रांच में जहाँ पे हमने कट लगाया है इसको हम सॉइल के नीचे दबा देते हैं, ठीक है। इसको सॉइल के नीचे हम दबा देते हैं और कुछ दिनों तक इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। कुछ दिनों तक जब हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इस पोर्शन में रूट्स डेवलप हो जाती हैं। इस पोर्शन में जैसे ही रूट्स डेवलप होती हैं हम लोग क्या करते हैं, इसे यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, तो ये एक नया प्लांट बन जाता है। अब इसको यहाँ से निकाल के हम कहीं और प्लांट कर देते हैं एक नए प्लांट की तरह। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हम लेयरिंग, ठीक है। तो लेयरिंग में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ब्रांच होती है उसमें सबसे पहले हम कट लगाते हैं और कट लगाने के बाद उसमें हम उसको डंप करते हैं सॉइल में और फिर उसकी रूटिंग का इंतजार करते हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस को कई बार हम कटिंग एंड रूटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। कटिंग एंड रूटिंग भी लेयरिंग को बोलते हैं। तो जो कट लगाना होता है वो भी हम कई टाइप से लगा सकते हैं, 3 तरीके से हम कट लगा सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है टंगिंग। टंगिंग एक तरीका होता है, इसमें हम टंग शेप का कट लगाते हैं। जो ये ब्रांच होती है जिसमें हमें रूटिंग करवानी है उसमें हम क्या करते हैं, टंग शेप का कट लगाते हैं, उस प्रोसेस को टंगिंग बोलते हैं। दूसरी जो प्रोसेस है, दूसरा जो तरीका है कट लगाने का वो है रिंगिंग। इसमें हम क्या करते हैं, रिंग शेप का कट लगाते हैं, ठीक है। थर्ड जो है वो है नॉचिंग। नॉचिंग में हम क्या करते हैं, वी शेप का कट लगाते हैं, ठीक है। नॉच वी, ठीक है, वी शेप का हम इसमें कट लगाते हैं। तो इस तरीके से ये 3 तरीके हैं कट लगाने का। कट लगाने के बाद हम सॉइल को लेयर कर देते हैं, इसके ऊपर सॉइल के अंदर इसको दबा देते हैं अच्छी तरीके से, फिर थोड़े दिन में इनकी रूटिंग हो जाती है, फिर इसको कट कर देते हैं, नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है लेयरिंग। अब लेयरिंग में बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। लेयरिंग में बहुत सारे टाइप है। करने का जो तरीका है लेयरिंग, उसी के बेसिस पर हमने बहुत सारे टाइप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो पहला जो टाइप आता है वो आता है सिंपल लेयरिंग। तो सिंपल लेयरिंग जो प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताई थी वो एक सिंपल लेयरिंग की प्रोसेस थी। उसमें क्या करते हैं, एक बेसल ब्रांच को लेते हैं। बेसल ब्रांच का मतलब होता है जो मेन ब्रांच में से ब्रांचेस निकल रही होती है नीचे की तरफ, ठीक है।
जो बेस की तरफ ब्रांचेस निकल रही होती हैं उनको बेसल ब्रांच बोलते हैं। तो एक बेसल ब्रांच में कट लगाते हैं और उसके ऊपर सॉइल को अच्छी तरीके सॉइल में उसको डग करते हैं, मतलब सॉइल में उसको दबाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर में उसकी रूटिंग हो जाती है और नया प्लांट बन जाता है। तो ये है सिंपल लेयरिंग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जैस्मिन और ग्रेप वाइन। तो जैस्मिन और ग्रेप वाइन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट फॉर योर कंसिडरेशन या फिर क्या आप थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैस्मिन और ग्रेप वाइन। ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सिंपल लेयरिंग की जाती है। नेक्स्ट आती है सर्पेंटाइन लेयरिंग। जैसे सर्पेंटाइन लेयरिंग के नाम से पता चलता है सांप के जैसा, ठीक है। सर्पेंटाइन लेयरिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो एक प्लांट होता है उसकी एक लंबी सी बेसल ब्रांच चूज करते हैं, है ना, लंबी सी बेसल ब्रांच हम इसमें चूज करते हैं और इस बेसल ब्रांच का हम क्या करते हैं, इसमें बहुत जगह कट लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक प्लांट है, इसमें हम एक लंबी सी बेसल ब्रांच देखते हैं और उस बेसल ब्रांच में हम जगह जगह थोड़े थोड़े से ऐसे कट लगा लेते हैं, रिंग शेप में लगा लो चाहे नॉच शेप में लगा लो, ऐसे हम इसमें करके कट लगा लेते हैं और फिर इसको सॉइल में दबा देते हैं, ठीक है। ये सॉइल के अंदर हो जाता है। तो मतलब इस तरीके से कुछ इसमें लगाया जाता है। देखो इस तरीके से ये होता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाया, ठीक है, इसको सॉइल में दबा दिया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाया, इसको सॉइल में दबा दिया, यहाँ पे लगाया, इसको सॉइल में दबा दिया, इसी करके ये सॉइल में दबे हुए हैं ऐसे करके, ठीक है। यहाँ सब जगह रूट्स आ जाएंगी, यहाँ सब जगह रूट्स आ जाएंगी। रूट्स आने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे कट कर देंगे इनको, तो ये इंडिविजुअल प्लांट्स बन जाएंगे। फिर इनको यहाँ से निकाल के कहीं और लगाया जा सकता है। तो ये जो इनकी शेप है ऐसे करके, है ना, सांप जैसी है, तो इसलिए इसको सर्पेंटाइन लेयरिंग बोला गया है, ठीक है। बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। इसका एग्जाम्पल है क्लीमैटस। एक प्लांट होता है क्लीमैटस, उसमें सर्पेंटाइन लेयरिंग की जाती है। थर्ड आता है माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग में क्या होता है, माउंट लेयरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है इन सब लेयरिंग से। माउंट लेयरिंग में बहुत सारी बेसल ब्रांचेस में कट लगाया जाता है, जैसे कि 2-4 ये बेसल ब्रांचेस हैं, ठीक है। सब इसमें क्या किया जाएगा, बहुत सारी बेसल ब्रांचेस में कट लगाकर उनको सॉइल के अंदर कर दिया जाएगा, कट लगाकर सॉइल के अंदर कर दिया जाएगा और वहां से रूट्स निकल जाएंगी, वही नॉर्मल प्रोसीजर, रूट निकल जाएंगी, फिर वो प्लांट बन जाएगा। कट लगा देंगे, कट लगाने के बाद दूसरी जगह हम इसको एज अ न्यू प्लांट लगा सकते हैं। तो माउंट लेयरिंग में बहुत सारी बेसल ब्रांचेस की कटिंग और रूटिंग की जाती है, ठीक है। माउंट लेयरिंग में कुछ ऐसा होता है। माउंट लेयरिंग का एग्जाम्पल है चेरी और कुरांट। ये दो प्लांट्स हैं जिनमें माउंट लेयरिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग आता है। ट्रेंच लेयरिंग में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि हमारा एक नॉर्मल प्लांट है, ठीक है। इस नॉर्मल प्लांट की जो यहाँ पे इसके अलोंग एक ट्रेंच, एक गड्ढा हम बना लेते हैं और उस गड्ढे में हम एक पूरी ब्रांच में, बेसल ब्रांच में कट लगा के उसको ऐसे अंदर दबा देते हैं इस गड्ढे में। तो इसमें भी जगह जगह रूट्स बन जाती हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स हमें इससे देखने को, मतलब बहुत सारे प्लांट्स इससे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली प्लांट के अलोंग एक ट्रेंच बना दिया जाता है और उस ट्रेंच में ही इसको कट लगा के बेसल ब्रांचेस को या तो रिंगिंग करके या टंगिंग करके या फिर नॉचिंग करके, कैसे भी करके कट लगा के और इसमें दबा दिया जाता है और यहाँ पे रूटिंग हो जाती है, रूट्स आ जाते हैं और फिर इनको सेपरेट प्लांट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे हम इसको हटा देते, काट देते हैं। तो ये तो हो गई हमारी ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग में जो मेन शूट होता है उसको हम थोड़ा सा एक एंगल पर टिल्ट कर देते हैं और जिस ब्रांच को हम मिट्टी के अंदर दबा रहे होते हैं उसके जो एपिक्स होता है, यानी जो एपिकल पोर्शन होता है, उसको हम मिट्टी से बाहर रखते हैं। इसका एग्जाम्पल है वॉलनट और मलबरी, ठीक है। ये दो प्लांट्स हैं जिनमें की ट्रेंच लेयरिंग होती है। फिर आता है ड्रॉप लेयरिंग। ड्रॉप लेयरिंग में क्या किया जाता है कि एक पिट यानी गड्ढा खोदा जाता है, इस गड्ढे में एक प्लांट लगाया जाता है, ठीक है। इस गड्ढे में ही एक प्लांट लगाया जाता है और इस गड्ढे में प्लांट को उगने दिया जाता है। फिर यहाँ पर ब्रांचेस आ जाती है ना, ब्रांच ऊपर भी आती हैं नीचे भी आती हैं, तो ब्रांचेस आ जाती हैं। तो अब क्या करते हैं, जैसे ही इसमें ब्रांचेस आ जाती हैं, इस गड्ढे को हम सॉइल से भर देते हैं, ठीक है। इस गड्ढे को सॉइल से भर देते हैं और ये जो ब्रांचेस होती हैं इनकी सिर्फ टिप बाहर आ रही होती है, ठीक है, सिर्फ टिप बाहर आ रही होती है
और बाकी ये पूरा सॉइल से कवर हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, रूटिंग हो जाती है। रूटिंग हो जाती है तो फिर क्या होगा, हम कट कर देंगे यहाँ से तो नए प्लांट्स हमको मिल जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके यहाँ से कट कर देंगे इसको, ठीक है, यहाँ से इसको हम कट कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर हम यहाँ से जहाँ से रूट आई है और वहां से अगर उससे पहले से हम इसको कट कर दे तो हमें नया प्लांट मिल जाएगा। नए प्लांट्स ऐसे करके मिल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ड्रॉप लेयरिंग, जहाँ पे पिट में प्लांट को उगाकर फिर जब ब्रांचेस आ जाती हैं तो उस गड्ढे को भर दिया जाता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है ड्वार्फ रोडोडेंड्रॉन, ये एक प्लांट है, ठीक है। इसका ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट और लास्ट जो टाइप एक तरीके से है वो है टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग में क्या किया जाता है कि कोई भी जो प्लांट होता है उसकी जो बेसल ब्रांचेस होती हैं उन सब को क्या किया जाता है, मिट्टी में दबा दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये सॉइल है, इन सब को ऐसे ही यहाँ पर दबा दिया जाएगा और इनकी सिर्फ टिप बाहर रहेगी, ठीक है। ओनली टिप विल बी आउट ऑफ द ग्राउंड या एरियल, उनकी टिप बाहर रहेगी और कोशिश रहेगी कि वो वर्टिकल रहे, ठीक है। टिप बाहर रहेंगी, बाकी क्या करेंगे, सबको जो इसके बेस है बेसल ब्रांच का उसको मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे रूट्स डेवलप हो जाती हैं। रूट्स डेवलप हो जाती है तो उनको मेन प्लांट से कट कर दिया जाता है, डिटैच कर दिया जाता है, तो यहाँ से भी नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये है टिप लेयरिंग, जिसके एग्जाम्पल है ड्यूबेरी, रेस्पबेरी और ब्लैकबेरी, ठीक है। तो इस तरीके से अब एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, एक और भी है जिसको हम बोलते हैं गोटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में एक ऐसा प्लांट लिया जाता है, एक थोड़ा जो वैस्कुलर होता है, ठीक है, जो थोड़ा मोटा होता है। अब इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक शूट है, एक प्लांट है जिसका शूट है जो कि थोड़ा मोटा है, ठीक है। उसकी एक ब्रांच होती है जो कि ग्राउंड से बहुत ऊपर होनी चाहिए इसकी शूट, ठीक है। उसके बाद जो इसकी एक ब्रांच है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको छिल देते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा छिल देते हैं तो इसके अंदर का ऐसे बाहर का बार्क निकल जाता है, ये अंदर ऐसे रह जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी प्लास्टरिंग करते हैं, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस लगाते हैं, क्ले वगैरह, ठीक है। क्ले लगाते हैं, इसको थोड़ा जोड़ के रखने के लिए ऐसे क्ले लगाते हैं। उस क्ले में हम IBA और NAA जैसे केमिकल्स डालते हैं जो कि रूटिंग एजेंट्स होते हैं, जो कहीं पर भी रूटिंग करवाने का काम करते हैं। तो ये प्लास्टरिंग मटेरियल में क्ले होता है, साथ साथ में IBA और NAA जैसे मटेरियल भी होते हैं, केमिकल्स भी होते हैं जो कि रूटिंग करवाते हैं। प्लास्टरिंग मटेरियल लगाने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से पॉलिथीन से कवर कर देते हैं, ठीक है। थोड़े दिन बाद जब हम थोड़े दिन के लिए इसको छोड़ देते हैं और जब हम इसको मतलब एयर टाइट कर देते हैं, इसको प्लास्टिक से पॉलिथीन से एयर टाइट कर देते हैं, थोड़े दिन बाद जब हम इसको देखते हैं, थोड़े दिन बाद देखने के बाद हम देखते हैं कि जो ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ से है रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं और ये रूट्स होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। तो अब जब यहाँ से रूट्स निकल गई तो हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, तो ये जो अब रूटिंग वाला जो मिलेगा ये हमें नया प्लांट मिल जाएगा। तो इसका प्लास्टिक वगैरह हटा के, क्ले वगैरह हटा के फिर यहाँ से इसको कट कर देते हैं और ये हमें एक नया प्लांट मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं गोटी, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब एक और प्रोसेस होती है कटिंग, ठीक है। कटिंग भी एक प्रोसेस होती है जहां पर क्या करते हैं कि प्लांट का जो सोमेटिक पार्ट होता है उसको कट करते हैं और कट करने के बाद उसको मिट्टी में लगा देते हैं। मिट्टी में जब लगाते हैं तो उससे ही एक नया प्लांट बन जाता है। अब ये जो कटिंग की प्रोसेस है ये लीव्स से भी की जा सकती है, रूट से भी की जा सकती है और स्टेम से भी की जा सकती है, अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स को कट करके और अगर हम उनको सॉइल में लगा दे तो वहीं से नया प्लांट उगाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी क्या कर सकते हैं हम कि जिनकी रूट्स को हम कट करके लगा सकते हैं, उनसे नया प्लांट बन जाता है, सिर्फ रूट को ही, ठीक है। सिर्फ रूट ली और उसको लगाया तो उससे उग जाएगा नया प्लांट। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी हम क्या कर सकते हैं, स्टेम को, तने को काट कर लगा दे तो उससे ही नया प्लांट बन जाएगा। जैसे कि स्टेम का तो स्टेम कटिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रोज में हम लोग ऐसा करते हैं। तो इस प्रोसेस को कटिंग बोलते हैं, जहां पे कि प्लांट के किसी पार्ट को काट कर अगर हम सॉइल में एज इट इज लगा देते हैं तो क्या होता है कि वहां पर भी एक नया प्लांट बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कटिंग। हम बात करें लीफ कटिंग की, तो लीफ कटिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्नेक प्लांट, ठीक है। एक प्लांट होता है जिसको कॉमनली हम स्नेक प्लांट बोलते हैं।
तो स्नेक प्लांट में हम लीफ को कट करके ट्रांसवर्सली और उसको हम क्या करते हैं, सॉइल में लगा देते हैं। सॉइल में लगाते हैं तो क्या होता है, उससे ही एक नया स्नेक प्लांट बन जाता है। रूट कटिंग का एग्जांपल है ब्लैकबेरी, ठीक है, ब्लैकबेरी, रेस्पबेरी, इनमें हम रूट कटिंग से भी इनको उगा सकते हैं। जो अगर हम बात करें स्टेम कटिंग की, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया रोज, चाइना रोज भी है, टी कॉफी के जितने भी ये प्लांट्स होते हैं इनको भी हम स्टेम की कटिंग से एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस हुई कटिंग की। तो अब हम बात करते हैं ग्राफ्टिंग के बारे में कि ग्राफ्टिंग में क्या होता है। देखो, जो ग्राफ्टिंग है उसके बहुत सारे तरीके हैं, पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है। देखो, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है स्क्वाइन और एक होता है स्टॉक। स्क्वाइन और स्टॉक समझने से पहले हम इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं। ग्राफ्टिंग में बेसिकली क्या होता है, हम एक सुपीरियर प्लांट के शूट सिस्टम को लेना चाहते हैं और एक ऐसे प्लांट के रूट सिस्टम को लेना चाहते हैं जो कि बहुत मजबूत हो जिसका रूट सिस्टम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हम दो वेराइटीज को जोड़ने का काम करते हैं ग्राफ्टिंग में। तो क्या होता है इसका बेसिक आइडिया इसका ये होता है कि हम लोग एक प्लांट का रूट सिस्टम लेते हैं और दूसरे प्लांट का हम लोग शूट सिस्टम लेते हैं। एक प्लांट का रूट सिस्टम लेते हैं और दूसरे प्लांट का हम लोग शूट सिस्टम लेते हैं और इनको आपस में अटैच कराते हैं और एक यूनिट इनको बना देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो बेसिकली जो ये नीचे वाला सिस्टम होता है रूट सिस्टम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम होना चाहिए। इसकी जो रूट्स हैं वो दूर तक थोड़ा फैली हुई हो, जो अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन ले सकती हो, मतलब इस तरीके से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ये रूट सिस्टम। और जो शूट सिस्टम होगा वो अच्छी वैरायटी का होना चाहिए, यानी इस रूट सिस्टम में जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स का होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम शूट सिस्टम लेते हैं। इस तरीके से हम इन दोनों सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं। जो रूट सिस्टम होता है इसको हम स्टॉक बोलते हैं, रूट सिस्टम को हम स्टॉक बोलते हैं, और जो हमारा शूट सिस्टम होता है हम उसको स्क्वाइन बोलते हैं। दिस इज स्टॉक, यानी कि जो बेसल एरिया है, जो नीचे वाला एरिया है जिसमें रूट्स होती हैं उसको स्टॉक बोलते हैं, जिसमें ब्रांचेस होती हैं जो शूट सिस्टम होता है उसको स्क्वाइन बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक और बात ध्यान रखने वाली है कि ग्राफ्टिंग हम उन्हीं प्लांट्स में करवा सकते हैं जिनमें कैम्बियम हो, ठीक है। जिनमें कैम्बियम होगा उन्हीं में ही करवा पाएंगे। तो इसलिए हम ये जिम्नोस्पर्म्स में और जो कैम्बियम और भी कैम्बियम कंटेनिंग जो प्लांट्स हैं उनमें ही करा पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ग्राफ्टिंग का ये एक बेसिक आइडिया है। तो अब ग्राफ्टिंग में हम किस तरीके से दोनों प्लांट्स को जोड़ते हैं, यानी स्टॉक और स्क्वाइन को जोड़ते हैं, जो तरीका है उसके बेसिस पर हमने ग्राफ्टिंग को इतने टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट कैटेगरी है या फर्स्ट टाइप है वो है टंग ग्राफ्टिंग। तो टंग ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम लोग स्टॉक और स्क्वाइन जो होता है, यानी जो स्क्वाइन और स्टॉक होता है वो बिल्कुल सेम विद के होते हैं, यानी उनकी चौड़ाई बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। उनकी चौड़ाई बिल्कुल सेम होती है और साथ में हम लोग क्या करते हैं कि जो स्क्वाइन होता है यानी शूट सिस्टम होता है, जो शूट वाला पार्ट होता है, उसमें भी हम ऐसे अपनी मर्जी से कट देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इसके कॉम्प्लीमेंट्री यानी जो इसमें फिट हो जाए ऐसे ही कट हम स्टॉक में देते हैं, ठीक है। ऐसे ही कट हम स्टॉक में देते हैं ताकि ये आपस में जुड़ जाए। अब क्या करते हैं, हम ऐसे सेम कट देने के बाद इनको ऐसे अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद हम लोग इस तरीके से अटैच करते हैं कि इन दोनों के जो कैम्बियम रिंग्स हैं वो आपस में अटैच हो जाए, यानी कि एक दूसरे से जुड़ जाए। उसके बाद यहाँ पर हम वैक्स लगा देते हैं। वैक्स लगाने के बाद जो भी थोड़ी बहुत चीजें इनको ग्रो करने के लिए थोड़े बहुत केमिकल्स चाहिए होते हैं वो हम यहाँ पे लगा देते हैं और इसको एक पॉलिथीन से एयर टाइट करके कवर कर देते हैं। इसको पूरी तरीके से कवर कर देते हैं और थोड़े दिनों बाद ये एक यूनिट की तरह बन जाता है। अब अगर ये सक्सेसफुल होगी प्रोसेस हमारी ग्राफ्टिंग की, तो क्या होगा, इस शूट में नए नए ब्रांचेस आने लग जाएंगे, छोटे छोटे बड आने लग जाएंगे, मतलब कि, और बड आने लग जाएंगे, लीव्स आने लग जाएंगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारी ग्राफ्टिंग की प्रोसेस थी ये सक्सेसफुल रही, ठीक है। एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि जो हमारा स्टॉक होता है कम से कम जो हमारा ग्राउंड है उससे 20 से 30 मीटर के ऊपर तक हम इसको रखते हैं और उसके ऊपर का एरिया हम इसका काट देते हैं, ठीक है। हमें इसका शूट सिस्टम नहीं चाहिए, स्टॉक का
हमें शूट सिस्टम नहीं चाहिए, तो इसलिए हम मिट्टी से 20 से 30 मीटर की दूरी को नाप कर हम इसका जो शूट सिस्टम होता है उसको काट के अलग कर देते हैं। ऐसे ही करके जो हमारा स्क्वाइन होता है उसका रूट सिस्टम हम हटा देते हैं और फिर इनको दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये तो हमारा टंग ग्राफ्टिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने ऐसे ऑब्लिक कट्स दिए हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, जो कि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए इनको टंग ग्राफ्टिंग बोला गया है। जो नेक्स्ट आती है वो आती है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो स्क्वाइन हमारा होता है यानी जो अपर पार्ट होता है उसको हम एक भाले की तरह, एक वेज की तरह शेप देते हैं, ठीक है, और जो हमारा स्टॉक होता है उसको हम एक वी शेप देते हैं, ठीक है, इसको हम वी शेप देते हैं। इसमें भी ये दोनों जो होते हैं स्टॉक और स्क्वाइन, इन दोनों का विड्थ जो है सेम होती है, इनकी चौड़ाई सेम होती है, साइज वो सेम होता है इनका। तो इसमें क्या होता है, जो स्क्वाइन होता है उसको वेज शेप देते हैं और स्टॉक को हम वी शेप देते हैं और इनको आपस में जोड़ के वो ये नॉर्मल प्रोसेस क्ले वगैरह लगाते हैं यहाँ पे और उसके बाद इसमें प्लास्टिक से इसको एयरटाइट कर देते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होता है। तो क्योंकि इसमें जो स्क्वाइन की शेप है वो वेज शेप है, इसलिए इसको वेज ग्राफ्टिंग बोला गया। अब तीसरा आता है क्राउन ग्राफ्टिंग। देखो क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो स्टॉक होता है वो चौड़ा होता है और स्क्वाइन उससे पतला होता है। तो स्टॉक हम इसमें चौड़ा लेते हैं, ठीक है, स्टॉक हम इसमें चौड़ा लेते हैं बहुत, और स्क्वाइन जो होता है अपर पार्ट होता है उसको छोटा लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा स्क्वाइन होता है उसको हम वेज शेप ही देते हैं, स्क्वाइन को हम वेज शेप ही देते हैं, ठीक है, स्क्वाइन को हम वेज शेप ही देते हैं और स्टॉक में हम ऐसे ही इसके कॉम्प्लीमेंट्री वो लगा देते हैं, ठीक है, स्टॉक में हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री ही कट लगा देते हैं ऐसे। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इस वाली ग्राफ्टिंग में एक से ज्यादा स्क्वाइन लगा सकते हैं, एक स्टॉक में एक से ज्यादा स्क्वाइन लगा सकते हैं और इसको क्या बोलते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग बोलते हैं, इसकी शेप की वजह से, ठीक है। जो फोर्थ आता है वो आता है साइड ग्राफ्टिंग। तो साइड ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, जो स्टॉक होता है उसके साइड में हम कट लगाते हैं, ठीक है, उसके साइड में ऐसे करके हम कट लगाते हैं और जो हमारा स्क्वाइन होता है उसको हम ऐसे साइड उसको हम इस तरीके से काटते हैं कि वो इसमें फिट हो जाए, ठीक है। तो इसको इसलिए हम बोलते हैं साइड ग्राफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है अप्रोच ग्राफ्टिंग। तो अप्रोच ग्राफ्टिंग थोड़ा अलग टाइप का ग्राफ्टिंग है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग दो इंडिपेंडेंट प्लांट्स लेते हैं और उनकी आपस में ग्राफ्टिंग करवाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारा है प्लांट ये, ठीक है, एक हमारा प्लांट है ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट है, ये अपनी जगह पर आराम से लगा हुआ है, ठीक है। हम एक और प्लांट लेंगे, ठीक है, और उस प्लांट के एक पार्ट को इससे जोड़ देंगे, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट हमने प्लांट लिया जिसके एक पार्ट को हमने दूसरे इंडिपेंडेंट पार्ट से जोड़ा हुआ है। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसको फिर हम मतलब कि जोड़ते हैं और फिर इसको बांधते हैं, आपस में अटैच करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ये एक प्लांट है तो इसकी जो ब्रांच है इसको हम थोड़े से इसमें कट लगा लेंगे, जैसे कि हम लेयरिंग में करते थे, थोड़ा सा इसको छिल लेंगे। उसी तरीके से इसको भी थोड़ा सा हल्का सा छिल लेंगे और उसके बाद इनको आपस में अटैच करके इसको बांध देंगे, इसको कवर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़े दिन बाद क्या होगा, ये एक यूनिट बन जाएंगे यहाँ से। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ से देखो, हम इसमें क्या करेंगे, फिर जिसको हमने स्टॉक माना है, मान लीजिए कि इसको हमने स्टॉक लेना है, इसके रूट सिस्टम हमें लेना है और इसका शूट सिस्टम हमें लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर जो हमें स्टॉक लेना है उसका तो अपर पार्ट हम काटेंगे, ठीक है, और जिसका हमें शूट सिस्टम चाहिए उसका लोअर पार्ट हम काटेंगे, ठीक है। उसको यहां से काटेंगे और उसको यहां से काटेंगे। इस तरीके से क्या होगा, ये जो पार्ट है इस प्लांट का, ये इस वाले प्लांट का हिस्सा बन जाएगा, यानी स्टॉक का हिस्सा बन जाएगा। तो इस वाली ग्राफ्टिंग को हम बोलते हैं अप्रोच ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है बड ग्राफ्टिंग। तो बड ग्राफ्टिंग में भी कुछ अलग सा ही काम होता है। बड ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा प्लांट लेते हैं जिसके पास थोड़ा सा वुड हो, है ना, थोड़ा सा चौड़ा हो, वुडी हो जो कि,
उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले प्लांट में, वुडी वाले प्लांट में हम लोग टी शेप का एक कट लगाते हैं। टी शेप का एक कट लगाते हैं और इस टी शेप के कट लगाने के बाद जो इसका बार्क, जो मतलब इसका पीस होता है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बेसिकली ये जो टी शेप है ये खाली हो गया है ना, ये जो टी शेप में इतनी जगह थी ये खाली हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक बड लगा देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात यह कि यहां पर इस स्टॉक सिस्टम है ना, ये तो स्टॉक के जितने भी लीव्स और बर्ड्स हैं ये सब हटा लेते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पे कट लगा के टी शेप, इससे जो इसका जो टुकड़ा होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बड, जो भी बड, जिस भी प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक हमें इसमें लेना होता है उसका बड हम यहाँ पे लगा देते हैं, एक उसका बड यहाँ पे हम लगा देते हैं और बड पूरी तरीके से इसको ऐसे करके कवर कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम बड लगा लेते हैं और अब क्या होगा, फिर ये थोड़े दिनों में एक सिस्टम की तरह काम करने लगते हैं। अब इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, कई बार अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स लगा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग ब्रांचेस पे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स लगने लगते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे प्लांट्स में देखा होगा आजकल कि उसमें हर एक ब्रांच पे अलग कलर का फ्लावर लग रहा होता है, तो वो इसी वाली प्रोसेस से होता है जहां पर बड को लगाया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बड ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हुए ग्राफ्टिंग के टाइप। अब एक प्रोसेस होती है जिसको हम माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्लांट को बहुत तेजी से अगर हमें ग्रो कराना हो तो हम टिश्यू कल्चर की हेल्प से कराते हैं। तो ये लैब में होता है। इसमें एक कल्चर बनाया जाता है, कल्चर मीडिया बनाया जाता है, जहां पे जो प्लांट्स होते हैं उनकी प्लांटलेट को या उनके किसी सीड को रखा जाता है उस मीडिया में, ये आर्टिफिशियली ग्रो कराया जाता है। तो एक जर्म फ्री इन्वायरमेंट लैब का चाहिए होता है, जहां पर एक मीडिया प्रिपेयर किया जाता है, मीडिया में फिर सीड या फिर उस प्लांट का कोई प्लांटलेट, कोई बड लगाया जाता है उस मीडिया में, और उसके बाद उसको ग्रो कराया जाता है, कंडीशन उसको सारी प्रोवाइड करके। इस तरीके से एक प्लांट की थोड़े ही टाइम में बहुत सारे प्लांटलेट्स बन जाते हैं, बहुत सारे न्यू प्लांट्स बन जाते हैं इसकी हेल्प से। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, जो कि किया जाता है टिश्यू कल्चर से। ठीक है, तो ये लैब में होता है। तो ये प्रोसेस आप लोग समझ गए। अब बात आती है कि अब इस टॉपिक में और क्या क्या चीजें बचती हैं। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो टॉपिक पूरा हो गया है, बस इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स बचती हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो अब ये जो टॉपिक है ये हमारा कवर हो चुका है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये सब चीजें आपको समझ आई हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।